क्लास। देखिए, हमारा आज का टॉपिक है। इससे पिछले वाली वीडियो में हम जो है बहुपद पॉलिनॉमियल्स पढ़ाकर ख़त्म किए थे और बोले थे कि आपको एक वीडियो डाला जाएगा, तो जो वीडियो आपको डाला जाएगा जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दिया जाएगा आपके। ठीक है, तो आज जो है हम लोग जो है लेसन नंबर 3 देखेंगे, यानी लेसन नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं और इसे कैसे निरूपित करते हैं और इनकी कंडीशन क्या क्या होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसकी अगर परिभाषा देखें तो देखिए परिभाषा क्या होगा कि वह समीकरण, ध्यान से देखिएगा, वह समीकरण जिसमें कम से कम दो चर राशियां एक दूसरे से योग अथवा अंतर के रूप में जुड़ी होती हैं, तथा दोनों चर राशि के साथ कोई अचर पद जुड़ा होता है। अचर पद उनके गुणांक के रूप में जुड़ा होता है। उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, कहा क्या गया है कि वह समीकरण जिसमें कम से कम दो चर राशियां, जो चर राशियां आपको चर व अचर राशियां बता दी गई थी। चर राशियां क्या होती हैं? तो वे राशियां जो अपने मान के लिए निश्चित नहीं होते हैं, या फिर जिन्हें जो है हम ये नहीं कह सकते कि इस संख्याओं के मान बिल्कुल निश्चित है, वैसे राशियों को क्या बोलते थे? चर राशियां। बताया था कि जितने भी आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, एक्स वाई जेड, ये सब कैसी राशियां होती हैं? तो चर राशियां होती हैं। और अचर राशियां क्या होती हैं? तो वे राशियां जिनके मान बिल्कुल निश्चित होते हैं, जो कभी बदल नहीं सकते, वैसे राशियों को क्या बोलते हैं? तो हम लोग अचर राशि बोलते हैं। जैसे गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं, एक से लेकर के आप अनंत तक की जितनी भी संख्याएं कहेंगे, वो सभी संख्याएं कैसी होंगी? तो वो सभी संख्याएं अचर राशियां होंगी। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में वाला के एक्स वाई जेड ये सब अगर राशियां कहें तो कैसी होंगी? चर राशि, क्योंकि ये समीकरण पे डिपेंड करते हैं, इनके मान कभी निश्चित होते नहीं है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो समीकरण क्या कर रहा है कि वह समीकरण जिसमें कम से कम दो चर राशियां हो, यानी कितनी चर राशियां होनी चाहिए? दो, जो एक दूसरे से या तो योग के रूप में होंगी या फिर अंतर के रूप में जुड़ी होती हैं, तथा दोनों चर राशियों के साथ कोई अचर पद उनके गुणांक के रूप में जुड़ा होता है। कोई अचर पद मतलब एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, उनके गुणांक के रूप में जुड़ा होता है, उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। सबसे पहले आपको रैखिक समीकरण क्या है वो आपको पीछे हम बता दिए हैं। ठीक है, बहुपद जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था आपको रैखिक समीकरण। ठीक, वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है? एक होती है। जिसमें चर राशि की, ध्यान दीजिएगा, चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो? एक हो। ठीक है, तो जिन समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात एक होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। जैसे आपको बताया गया है कि कोई भी अगर समीकरण ले लेते हैं, जैसे हम कह देंगे कि x + 2,
हमें किसको देखना है, चर राशि को। चर राशि क्या है, एक्स। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, एक होगी। तो ये कैसा समीकरण होगा, रैखिक समीकरण। कैसा समीकरण होगा, रैखिक समीकरण। अब कहेंगे कि क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है या एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर चर राशि की अगर हम देखें तो चर राशि केवल कितनी दिख रही है, एक। कौन सा, एक्स। चर राशि की संख्या केवल कितनी है, एक है। तो ये एक चर है, अर्थात ये क्या होगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण। कितना होगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण। अगर हम एक दूसरा एग्जांपल आपको दे समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसमें देखें हम कहेंगे क्या यह रैखिक समीकरण है, तो यह रैखिक समीकरण तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो है अधिकतम घात कितनी हो गई, दो। जब किसी भी चर राशि की अधिकतम घात दो होती है तो उसे क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ये हमारा जो रैखिक समीकरण तो है ही नहीं, तो क्रॉस कर देंगे कि ये रैखिक समीकरण नहीं है। अगर मान लिए रैखिक समीकरण अगर इसे मानते तो क्या ये रैखिक समीकरण में दो चर वाला रैखिक समीकरण होता, नहीं होता। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी क्या है, एक्स। दोनों चर राशियां बराबर है, यानी दोनों एक ही है। तो एक चर वाला ये क्या होगा, रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होगा कि अगर कोई संख्या इस प्रकार से जोड़ दिया, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया 2x और ये हो गया प्लस 3y अब प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसमें देखेंगे कि चर राशि कौन कौन सी है। तो एक चर राशि क्या दिख रही है, एक्स, और एक चर राशि क्या दिख रही है, वाई। चर राशि कितनी है, दो, और दोनों कैसी हैं, अलग अलग हैं, है कि नहीं। तो जब किसी समीकरण में दो अलग अलग चर राशियां दिखाई देती हैं और उनकी रैखिक है, रैखिक का मतलब कि उनकी अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, तो यहाँ एक्स की भी अधिकतम पावर कितनी होगी, एक, और वाई का भी अधिकतम घात कितना है, एक है। समझ में आ रही बात। तो ऐसे समीकरण जिसमें दो अलग अलग चर राशियों की अधिकतम घात कितनी हो जाए, एक हो जाए, और वे दोनों राशियां एक दूसरे से या तो योगफल के रूप में होंगी या फिर अंतर के रूप में जुड़ी हों, और उनका कोई ना कोई गुणांक हो। जैसे यहाँ पर हम कह देंगे कि x का गुणांक, किसका पूछ लेंगे, x का गुणांक। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना आपको दिख रहा है, x का गुणांक 2 दिख रहा है, और y का गुणांक, y का गुणांक कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। समझ में आ रही बात। तो क्या आपको समीकरण अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो समीकरण अब यहाँ से क्लियर आपका हो सकता है। क्या हो जाएगा कि वह समीकरण जिसमें कम से कम दो चर राशियां एक दूसरे से योग अथवा अंतर के रूप में जुड़ी हो। किस रूप में हो, योग अथवा अंतर, या तो प्लस होगा या फिर माइनस, तथा दोनों चर राशियों के साथ यानी एक्स और वाई के साथ कोई अचर पद उनके गुणांक के रूप में, कोई अचर पद यानी एक्स का गुणांक कितना, 2, और वाई का गुणांक कितना, 3 जुड़ा होता है, तो उसे हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। समझ में आ रही बात। यानी इसमें जो है कम से कम जो चर राशि होंगी उनकी अधिकतम घात कितनी होगी, एक होगी। क्योंकि रैखिक समीकरण की परिभाषा आपको पीछे हम बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया है कि उनकी अधिकतम घात भी एक हो जाए। समझ में आ रही बात। तो इसे हम क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दूसरा अगर हम एग्जाम्पल दे दें, जैसे हम कह देंगे कि मान लीजिए कि हम समीकरण लिख दिए कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब कहेंगे क्या ये बताइए रैखिक समीकरण है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें देखेंगे तो जो चर राशि की संख्या वो केवल कितनी है, कौन सा, x। जब किसी समीकरण में चर राशि की अधिकतम संख्या केवल एक होती है तो उसे हम एक चर वाला रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण। यानी ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। समझ में आ रही बात। अब दूसरा एक मान लीजिए कि कोई समीकरण हम लिख देते हैं, जैसे इस तरह से। जैसे मान लीजिएगा कि हम लिख लिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर देखें तो इसमें चर राशि की संख्या कितनी दिख रही है, दो दिख रही है। कौन कौन सी, एक चर राशि x है और एक चर राशि क्या है, y। तो ऐसे समीकरण इसमें चर राशि की अधिकतम संख्या कितनी हो जाए, दो। यानी कितने चर हो जाए, दो चर हो जाए, और रैखिक है तो इनकी अधिकतम घात भी कितनी होगी, एक हो जाएगी। कितनी होगी, एक। तो जब किसी समीकरण में दो अलग अलग चर राशियां जुड़ी हुई हो, योगफल अथवा अंतर के रूप में जुड़ी हो, और उनकी अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, तो ऐसे समीकरण को हम क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये कैसा समीकरण होगा, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है। अब याद रखिएगा एक चीज और, कि जितने भी हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, कितने चर वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, वे सभी समीकरण जो होते हैं कम से कम जो रेखाएं उन पे दी जाती हैं, वो रेखाएं जो होती हैं किसी ना किसी बिंदु से होकर जाती हैं, और वह बिंदु वही होते हैं जो उन रेखाओं पर स्थित होते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण वह समीकरण होते हैं जिनके हल या फिर जिनके बिंदु उन रेखाओं पर स्थित होते हैं जिनसे वह होकर के जाती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेकर आपको समझाएं, पहले इसको देख लीजिए ध्यान से, आपकी दो चर वाले रैखिक समीकरण है क्या। अब अगर कोई भी अगर एग्जाम्पल अगर हम देंगे और कहेंगे बताइए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है कि नहीं है, तो आप बता सकते हैं। जैसे हम कह देंगे कि मान लीजिए कि 5x²
प्लस 2x अब प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कहेंगे क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है? बताइए। तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी दिख रही है? 2। और जब किसी समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है तो उसे क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं हम लोग? द्विघात समीकरण। तो ये जो रैखिक समीकरण हमारा नहीं होगा। अब मान लीजिए कि एक समीकरण हम ऐसा लिख लेते हैं जैसे कि 9x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें जो हम अगर देखें तो इसमें दो चर राशियां दिख रही हैं। कौन कौन सी? एक चर राशि x है और एक चर राशि क्या है? y। जबकि इस समीकरण में दो अलग अलग चर राशियां दिखती हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है। यानी ऐसे समीकरण जिसमें कम से कम कितनी चर राशियां दिखनी चाहिए? दो चर राशियां हो और दोनों अलग अलग हो। एक एक से तो क्या होगा? y। एक p है तो क्या होगा? q। ऐसे होना चाहिए। ये नहीं कि दोनों एक समान हो जाए। जब दोनों एक समान हो जाएंगे तो वह हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। वो कितना होगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए जिसमें x है। ठीक है। तो जब किसी समीकरण में केवल एक ही चर राशि होगी तो उसे हम एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। और जब किसी समीकरण में कम से कम कितनी चर राशि हो जाए? दो चर राशि हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये आपकी डिफिनीशन हो गई। दो चर वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा हो गई। ठीक है। अब हम आपको बताएं कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं ये किसी न किसी बिंदु से होकर जाते हैं। अर्थात जिस बिंदु से होकर जाएंगे यानी जो निकाय इनका संगत हल होगा वह उसी रेखा पर निश्चित होता है। जैसे मान लीजिएगा, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए। उसके बाद फिर हम आपको एग्जांपल्स देते हैं कैसे होगा। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। जैसे मान लीजिएगा कि एक दो चर वाला रैखिक समीकरण हमें दिया गया है। जैसे मान लीजिए लिखा गया है कि 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के निकाय का बिंदु ज्ञात कीजिए। के निकाय का बिंदु ज्ञात कीजिए। इसमें अगर मान लीजिए कि कुछ चीजें हम पूछ लें, जैसे आपसे पूछ दें कि इसमें बताइए x का गुणांक कितना है, हम कह देंगे कि x का गुणांक बताइए। दूसरा y का गुणांक बताइए। और तीसरा अचर पद बताइए। बिल्कुल इजी है ना। x का गुणांक कितना होगा भाई? वही राशि जो दिए गए वेरिएबल यानी चर राशि x के साथ जुड़ी हुई है वो क्या होगी? x का गुणांक होगी। तो x का क्या जुड़ा हुआ है? 2, यानी x का गुणांक कितना होगा? 2। y के साथ क्या जुड़ा है? 3, यानी y का गुणांक कितना होगा? 3। और किसके साथ कोई पद नहीं है? 6 के साथ। तो जिसके साथ कोई चर राशि नहीं जुड़ी हुई तो उसे क्या बोलते हैं? अचर पद। तो अचर पद कितना हो गया? 6। ये हो गया। अब हमें जो है बताना है कि हम आपको बताएं कि बिंदु ज्ञात कीजिए, या फिर आपको बताएं कि अगर कोई रेखा अगर दी जाती है या दो चर वाले कोई रैखिक समीकरण दी जाते हैं तो वह उस बिंदु से होकर जाते हैं जिस पे ये स्थित होती है। यानी कोई भी अगर बिंदु इस रेखा से हम ज्ञात करेंगे तो वह वही बिंदु होंगे जिससे ये रेखा होकर के जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हम समीकरण इसको हम लिख लेते हैं। देखिए हमारे समीकरण क्या लिखा गया है कि 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिखा गया है। अब यहाँ से अगर मान ज्ञात कर लें यानी 2x, जैसे ध्यान दीजिएगा सॉरी, 3y का अगर मान ज्ञात करते हैं तो 3y बराबर ये इधर जाएगा तो -6 और ये जाएगा तो -2x, यानी y की वैल्यू क्या निकल जाएगी? -6 और -2x। अब बटे में कितना हो जाएगा? 3। ये किसका मान निकल गया? y का। ये y का मान हमारा निकल गया। अब हमें ज्ञात करना है बिंदु। तो सबसे पहले यहाँ से ग्राफ बना लेते हैं। पहले ये देखिए, हम पहले इसका बिंदु फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो गया x और ये हो गया y। तो y का मान क्या निकला है? 6 - 2x इस पूरे के बटे में 3। हम आपको बताए हैं कि जब भी ऐसे बिंदु फाइंड आउट करना हो तो सिंपल एक बार x बराबर 0 रख लीजिए और एक बार y बराबर। तो जैसे ही आप x का मान 0 रखते हैं, x का मान क्या रखते हैं? 0, तो ये 2x पूरा 0 हो गया तो क्या बचेगा? -6/3। देखिए y का मान क्या निकलेगा? तो -6 और -2x का मान क्या हो गया? 0/3। ये पूरा मान 0 हो गया। बचा कितना? -6/3। 3 दूनी के 6, यानी y का मान -2। अब पहले हमने x का मान 0 रखा था तो अब उल्टा कर लेंगे। अब हम क्या रखेंगे? y का मान 0। अब जैसे ही आपने y का मान यहाँ पर 0 रखा तो ये y का मान 0 हो गया। तो ये बचा क्या? -6 - 2x अब बटे में 3।
3 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 तो क्या बचेगा -6 और ये बराबर -2x इधर आएगा तो क्या होगा +2x, 2 तिहाई 6, तो x का मान क्या निकल गया -3 निकला। हमने क्या किया, एक बार x बराबर 0 रखा तो y का मान क्या निकला -2, और एक बार मैंने y बराबर 0 रखा तो x का मान क्या निकला है -3। अब यहाँ से अगर हम बिंदु देखें तो बिंदु हमें 2 प्राप्त हो गए। कौन कौन से बिंदु, तो एक बिंदु हमारा प्राप्त हुआ है, देखिए पहला बिंदु ले लेते हैं कि a का निर्देशांक, बिंदु a हमारा क्या प्राप्त हुआ है, x का मान कितना 0 और y का मान -2 दिख रहा है। और दूसरा बिंदु क्या हमारा है b, तो b में x का मान कितना है -3 और y का मान कितना है 0। तो एक बिंदु हो गया 0 कामा -2 और एक बिंदु क्या हो गया -3 कामा 0। अब इन दोनों बिंदु को देखेंगे तो अगर जो समीकरण होगा वो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाएगा। तो ये देखिए हम बिंदु को इंडिकेट कर लेते हैं। देखिए ये हमारा हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष हो गया। देखिए x का मान क्या लिया गया -0 और -2, तो पहले ये बिंदु होगा मूल बिंदु जहाँ पर सभी के निर्देशांक क्या होंगे 0, इधर क्या होगा +1 +2, इधर होगा -1 -2 -3 -4, नीचे होगा -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर होगा +1 +2 +3 +4 हो जाएगा। अब इसमें अगर बिंदु ध्यान से देखें तो x का मान 0 और y का मान कितना है -2, तो x का मान 0 तो मूल बिंदु होगा, लेकिन y का मान क्या है -2, तो y का मान कहाँ आ जाएगा नीचे, यानी ये वाला जो बिंदु होगा ये निर्देशांक हो जाएगा a का, और इसका निर्देशांक क्या निकलेगा 0 कामा -2, क्या निकलेगा 0 कामा -2। अब देखिए x का मान -3 है लेकिन y का मान 0, तो y का मान 0 है तो मूल बिंदु पर ही होगा, लेकिन x पर -3 है तो -3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा -3 कामा 0, ये किसका मान होगा बिंदु b का मान होगा। अब जो समीकरण है ये दोनों बिंदु किस समीकरण के हैं 2x + 3y + 6 = 0 है कि नहीं, यानी जो ये समीकरण होगा वह इन दोनों बिंदुओं से होकर जाएगा। ठीक है, जब दोनों बिंदुओं से होकर जाएगा तो हम इन दोनों बिंदु को आपस में क्या करेंगे मिलाएंगे, और जैसे इन दोनों बिंदु को आपस में हम मिलाएंगे ये जो रेखा निकलेगी इस रेखा का समीकरण होगा क्या होगा 2x + 3y + 6 = 0। समझ में आ रही बात। तो कभी भी अगर कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण देंगे या अगर हम पूछेंगे कि इसके बिंदु ज्ञात करिए तो इसके वही निकाय के संगत बिंदु ज्ञात होंगे जिससे यह रेखा होकर के गुजरती है। समझ में आ रही बात। तो किसी भी समीकरण के जो संगत निकाय के बिंदु जो ज्ञात होते हैं वो वही ज्ञात होते हैं जो कि उस रेखा पर स्थित होते हैं। समझ में आ रही बात। देखिए यहाँ से इसको देख लीजिए, चलिए हम इसको मिटा देते हैं। अब आगे जो आपको बताते हैं आपके अब एक्सरसाइज से लिखित सवाल कैसे इसमें आएंगे। ठीक है, अगर अब कोई बिंदु देगा तो जहां तक मुझे उम्मीद है आप बिंदु अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं कि कोई समीकरण देगा तो बिंदु कैसे होंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। अब मान लीजिए कि दो समीकरण दे दिए गए। चलिए ठीक है, हम आपको निकाल कर दिखा दें दो समीकरण का। ये तो एक समीकरण था, अब देखिए दो समीकरण। जैसे मान लीजिए कोई दो समीकरण में दिए गए हैं, जैसे कोई दो समीकरण, जैसे मान लीजिएगा कि एक समीकरण आपको दे दिया गया है कि x + 2y - 4 = 0। देखिए जैसे मान लीजिए कोई समीकरण हम लिख लेते हैं कि माना दो समीकरण। देखिए समीकरण x - 2y + 4 = 0 तथा समीकरण 2x + 4y - 12 = 0। क्या है -12 = 0। समीकरण के हल ज्ञात कीजिए या बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा इनके जब भी दो समीकरण देते हैं तो इनके मुख्य रूप से तीन बिंदु ज्ञात होते हैं। कौन कौन से ज्ञात होंगे, तो पहले तो वह बिंदु ज्ञात होगा जो दोनों में स्वतंत्र होगा, यानी जैसे अभी आपको एक ज्ञात करके दिखाए थे, और एक बिंदु वो ज्ञात होगा जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिच्छेद करेंगी। तो पहले हम दोनों के बिंदु ज्ञात करते हैं फिर दिखाते हैं कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है, पहले देखिए एक समीकरण हमारा जो दिया गया है पहले हल कर लेते हैं। ठीक है, पहला समीकरण क्या लिखा गया है
कि समीकरण वाला देखिए x माइनस 2y प्लस 4 है, तो इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा -4, या यहाँ से अगर 2y को इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2y बराबर, ये हो जाएगा x और ये माइनस आएगा तो +4, यानी कि y बराबर क्या निकल जाएगा x प्लस 4 अब बटे में 2। ये किसका मान निकल गया y का। अब अगर हमें इसे समीकरण में रखना है तो हमारा ग्राफी विधि में क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से। ये हो गया x, ये हो गया y, तो y का मान क्या निकला है x प्लस 4/2। हम कहेंगे कि x बराबर 0, x का मान क्या रख लीजिए आप 0। जैसे ही आप x का मान आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, तो बचा क्या 4 बटे में 2, तो 2 दूनी के 4, तो y का मान 2। देख रहे हैं आप यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो क्या बचेगा 4 बटे 2, 2 दूनी के 4। अब अगर y का मान आप 0 रख लेते हैं तो y का मान जैसे यहाँ 0 रखेंगे तो ये बचेगा क्या x प्लस 4/2। इसके 2 में 0 गुणा करेंगे तो मान 0 हो जाएगा, +4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो x का मान -4, तो ये आ गया -4 आ गया। यानी दो बिंदु, पहला बिंदु क्या निकल गया 0,2, क्या निकल गया 0,2, और एक बिंदु क्या निकल गया -4,0। ये दोनों बिंदु किस रेखा के हैं, तो x माइनस 2y इक्वल टू -4 या x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 के हैं। अब देख लेते हैं कि दूसरा जो रेखा दिया है उसके बिंदु कौन कौन से ज्ञात होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू माइनस जाएगा तो +12 और ये जाएगा तो -2x, यानी y का मान निकाल लेंगे तो 12 माइनस 2x बटे में कितना हो जाएगा 4। ये किसका मान निकल गया y का। अब अगर इनके बिंदु ज्ञात करने हैं तो बिंदु इनके भी ज्ञात कर लेते हैं हम लोग कि कितने बिंदु इसके दो क्या क्या ज्ञात होंगे। तो देखिए पहला हो गया ये x और ये हो गया y का मान क्या निकल गया 12 माइनस 2x बाई कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब इसमें मान लीजिएगा कि अगर x बराबर आप 0 रख लेते हो, x का मान क्या रख लेते हो आप 0, तो जैसे ही x का मान आप 0 रखते हो तो ये पूरा मान क्या होगा 0, तो बचेगा क्या 12 बटे में 4, 4 से 12 को घटाएंगे तो 4 तिहाई 12, तो y का मान कितना आ गया 3, y का मान कितना आ गया आपका 3 आ गया। दूसरा अगर आप y बराबर 0 रख लेते हो, y का मान क्या रख लेते हो 0, तो जैसे y का मान 0 रखोगे तो 4 से 0 में गुणा करेंगे, देखो 0 बराबर मिलेगा क्या, तो 12 माइनस 2x बटे में 4 का 0 में गुणा करेंगे तो मान 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 12 माइनस 2x बराबर 0, पक्षांतर कर देंगे तो 2x बराबर 12 और 2 से कटा देंगे तो 6, यानी x का मान कितना आ गया 6, तो ये हो गया 6,3। पहला बिंदु क्या निकला है 0,3 और दूसरा क्या निकला है 6,0। अब इसके अगर देखेंगे तो इसके भी दो बिंदु निकल गए, कौन कौन से, पहला बिंदु क्या निकलेगा 0,3 और दूसरा क्या निकलेगा 6,0। अब हमें देखना है कि क्या ये दोनों समी बिंदु एक ही समय रेखा पर स्थित हैं या फिर अलग अलग रेखा से होकर जाते हैं। तो सबसे पहले इसका हम ग्राफ खींच लेते हैं, तो देखिए ग्राफ मैंने यहाँ पर खींच दिया ऐसे। अब इसमें देखिए x हो गया और ये हो गया y हो गया, ठीक है। इसके मान हम रख लेते हैं, पर देखिए ये हो गया +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, इधर +1 ये मूल बिंदु 0 +2 +3 +4 +5 -1 -2 -3 -4 -5, नीचे -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारे बिंदु हो गए। पहली रेखा के बिंदु कौन कौन से 0,2, 0 क्या है 2, तो x का मान क्या है 0 और y का मान 2, तो x का मान 0 तो मूल बिंदु पर और y का मान 2 तो ऊपर होगा, यानी ये जो बिंदु निकलेगा ये क्या निकल जाएगा 0,2। अब दूसरा क्या कह रहा है कि x का मान -4 y का मान 0, तो x का मान -4 तो यहाँ पर होगा और y का मान 0 है तो मूल बिंदु पर, तो ये बिंदु क्या निकल जाएगा -4,0 निकल जाएगा। अब ये दोनों बिंदु जो हैं, ये दोनों बिंदु वो एक रेखा से होकर जाते हैं, तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे हम मिला देंगे, और ये जो रेखा का समीकरण निकलेगा ये क्या निकलेगा कि x माइनस 2y अब +4 इज इक्वल टू 0। समझ नहीं बात।
अब दूसरा बिंदु क्या दिया गया है कि 0,3 यानी x का मान 0 और y का मान 3, तो ये बिंदु यहाँ पर चला जाएगा। ये बिंदु में हो जाएगा x का मान 0 और y का मान 3 हो जाएगा। और दूसरा क्या निकला है कि 6 का मान 0, तो x का मान 6 तो यहाँ पर चला जाएगा, तो ये 6 का मान 0 हो गया। अब ये दोनों बिंदु जो मिलाएंगे तो ये जो रेखा निकलेगी, इस रेखा का समीकरण क्या निकलेगा, 2x + 4y - 12 = 0। क्या निकलेगा, 2x + 4y - 12। समझ में आ रही बात। अब अगर ध्यान से आप अगर इन दोनों रेखाओं को अगर आप देखते हैं तो दोनों रेखाएं यहाँ पर हैं, और इन दोनों रेखाओं को अगर हम आगे बढ़ा लेंगे किसी बिंदु के लिए तो यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं कि नहीं, इस बिंदु पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। मान लेते हैं कि P बिंदु इनका उभयनिष्ठ है। कौन सा बिंदु उभयनिष्ठ है, P बिंदु। P वह बिंदु है जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो अब इन दोनों रेखाओं के क्या ज्ञात किया जा सकते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु। तो उभयनिष्ठ बिंदु ज्ञात कैसे करते हैं वो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे, इसको मिटा देते हैं जो आपको बता दिया गया। देखिए उभयनिष्ठ बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं वो आप ध्यान से देख लीजिए आप। तो देखिए सबसे पहले जो वनिष्ठ बिंदु होंगे उसके लिए पहले दोनों समीकरण को सॉल्व किया जाएगा। पहला समीकरण क्या लिखा गया है हमारा, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 मान लेंगे। पहला समीकरण हमें क्या लिखा गया है कि x - 2y, देखिए x - 2y और +4 = 0। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1। और दूसरा समीकरण है 2x + 4y और -12 = 0। ठीक है, ये हमारे बिंदु दिए गए हैं। अब अगर इसको ध्यान से देखें आप तो पहला समीकरण में x है, लेकिन दूसरे समीकरण में कितना है, 2x है। इसमें केवल 2 है, लेकिन इसमें क्या है, 4 है। तो इसमें 2 का गुणा कर लेते हैं। किसका गुणा कर लेते हैं, 2 का। अब जैसे 2 का गुणा करेंगे समीकरण 1 में, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में 2 का क्या कर देते हैं, गुणा। जैसे समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो देखिए समीकरण क्या निकलेगा, 2 का x में गुणा करेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं तो ये निकलेगा 2x, और 2 का 2 में करेंगे तो माइनस 2 दूनी के 4y, और 2 का 4 में करेंगे तो 2 चौको 8 ही बराबर 0। और नीचे वाला समीकरण हमारा वैसे ही है, क्या है, 2x + 4y - 12 = 0। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो जोड़ लीजिए, देखिए ये प्लस या माइनस दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। तो 2 और 2 मिलकर कितना होगा, 4x। और देखिए 12 में से 8 निकल गया तो -4, ये बराबर क्या हो गया, 0। यानी 4x बराबर 4, 4 से 4 कट गया तो x का मान क्या निकल गया, 1। x का मान क्या निकल गया, 1। और जब x का मान 1 निकल गया तो इस समीकरण में ले जाकर रख लेंगे, यानी समीकरण 1 से, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 में जब x का मान रखेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका मान हो जाएगा 1 - 2y + 4 = 0। 4 और 1 मिलकर क्या होगा, 5, यानी 5, और ये इधर चला जाएगा तो -2y तो +2y, यानी y का मान क्या निकल गया, 5/2, 2 दूनी के 4, लगभग 2.5। तो x का मान कितना निकला था, 1, और y का मान क्या निकल गया, 2.5। यानी बिंदु हमारे कौन कौन से ज्ञात होंगे, तो x का मान हमारा हो गया 1, और y का मान क्या निकल गया, 2.5। ये बिंदु किसके निकले हैं, P के, उभयनिष्ठ बिंदु जो दोनों को काट रहा है। अब P के मान देखेंगे तो x का मान 1 है, x का मान कितना है, 1 है, और y का मान कितना है, 2.5। अब ध्यान से देखेंगे बिंदु थोड़ा सा जो है उल्टा बन गया है। ये रेखा जो सीधा जब जाएगा तो यहाँ पर काट देगा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मान लीजिए कि बिंदु अगर यहाँ से काट कर आपको जा रहा है तो ये बिंदु देखिए x पर 1 है, लेकिन y का मान 2.5 है, यानी 3 व 2 के बीच में दिख रहा है कि नहीं, यानी यहाँ पर बिंदु है कि नहीं बच्चा, आपका दिख रहा है। तो यही हमारा P का क्या होगा, निर्देशांक हो जाएगा। समझ में आ रही बात। देखें तो x का मान कितना है, 1, तो ये हो गया x का मान 1। अब ये लेकर चले जाइए, y का मान कितना है, 2.5, तो ये हो गया 2.5, यानी 2 से बड़ा और 3 से छोटा, तो यहाँ पर होगा, इसको लेकर चलिए। और ये जो बिंदु निकलेगा ये क्या निकल जाएगा, 1, 2.5, यानी P का मान। समझ में आई बात। तो ऐसे आप ज्ञात करते हैं कि किसी भी दिए गए समीकरण के उभयनिष्ठ बिंदु। पहले हमने क्या किया है कि पहला जो समीकरण दिया गया था इस समीकरण को हमने सॉल्व करके पहले बिंदु 2 ज्ञात किए हैं। दूसरे समीकरण को सॉल्व करके मैंने 2 बिंदु ज्ञात किया है। दोनों बिंदु से होकर जाने वाली पहले रेखाओं को हमने बना लिया है। फिर आगे इस रेखाओं को बढ़ाया गया है, तो जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं काटी हैं उन दोनों बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए हमने पहला समीकरण और दूसरे समीकरण को यहाँ पर सॉल्व किया है। और दोनों समीकरण को सॉल्व किया है तो x का मान कितना आया है, 1, और y का मान कितना आ गया है, 2.5।
और जब 1,2.5 जो बिंदु होंगे वो दिए गए समीकरण के क्या होंगे, उभयनिष्ठ बिंदु होंगे। तो इस प्रकार से हम अगर दो रेखाएं दी जाती हैं तो उनके हम संगत निकाय या हल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। अब इसको देख लीजिए। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए आपको जैसे दो रेखाएं के दो बिंदु दिए गए थे, दो रेखाएं थे, उनकी दो बिंदु निकले गए थे। उसी तरह से मान लीजिए कि जो दो रेखाएं का समीकरण अगर दिया जाए तो दो रेखाएं जो होंगी वो कौन कौन सी हो सकती हैं। हो सकता है कि वो दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हों, जैसे ये जो समीकरण दिया गया था इसमें दोनों रेखाएं कैसी थी, प्रतिच्छेदी थी। और जब प्रतिच्छेदी होती हैं तो उनके कितने उभयनिष्ठ बिंदु ज्ञात होते हैं, तो केवल एक बिंदु ज्ञात होते हैं। ऐसी रेखाएं जिनके कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होते हैं तो उन रेखाओं को क्या बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते हैं। तो दो समीकरण अगर दिए गए तो दोनों समीकरण के जो है कितनी रेखाओं को निरूपित किया जा सकता है उनके बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि पहला समीकरण है कि यदि, देखिए, यदि दो रेखाएं, यदि दो रेखाएं a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा दूसरी रेखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के 0 दो रेखाएं इतने ज्ञात हैं। तो इनकी कंडीशन देखिए, दो रेखाएं उनकी कितनी कंडीशन, तो दो रेखाओं के तीन कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, उसमें तीन कंडीशन हो सकती हैं। तीनों कंडीशन हम आपको यहाँ पर लिख करके दिखाते हैं कौन कौन सी तीनों कंडीशन हो सकती हैं। पहला होगा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें। जैसे मान लीजिए कि एक रेखा ऐसे हो जाए और एक रेखा ऐसे हो जाए। देखिए इस रेखा का समीकरण मान लेते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इस रेखा का समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रही हैं, केवल एक बिंदु पर। किस बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर। तो जब दो रेखाएं होती है दोनों प्रतिच्छेदी हों, जैसे अभी जो फिगर बनाया गया था इसमें प्रतिच्छेदी थी, कैसे जा रहा था, कैसे जा रहा था, एक बिंदु पर दोनों क्या कर रही थी, काट रही थी। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो उनके उभयनिष्ठ बिंदु की संख्या कितनी होती है, एक होती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु केवल एक होंगे। केवल कितने होंगे, तो एक होंगे। समझ में आ रही बात। देखिए अब दूसरा है कि अगर मान लीजिए कि दो रेखाएं हैं और दोनों एक दूसरे को नहीं काटती हैं। कब दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, जब वो दोनों समांतर होती हैं। ये आपको क्लास 9th में पढ़ा दिया गया है। अब ये रेखाएं जो दी गई हैं, क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को भी काट सकती हैं, नहीं काटेंगी। मान लेंगे पहली रेखा का समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी रेखा का समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों रेखाओं के क्या कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ज्ञात होंगे, नहीं। तो हो दूसरा हो जाएगा कि जब दो रेखाएं समांतर हो, दो रेखाएं कैसी हो, समांतर हो। ध्यान दीजिएगा, दो रेखाएं समांतर हो
तो उनके कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होंगे, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होंगे। ठीक है। और अब तीसरा जो रेखाएं हैं उसके बारे में देख लीजिए कि संपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं? संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाएं हैं क्या? अगर कोई रेखा एक दे दी गई हो, जैसे मान लीजिए कोई रेखा हमें दे दी गई हो, और जब इसी रेखा के ऊपर कोई एक अन्य रेखा स्थित हो जाए, यानी इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, ये कोई अन्य रेखा जिसके ऊपर स्थित है। देखिए ये एक रेखा हो गई और एक रेखा ये बड़ी वाली हो गई। समझ में आ रही बात? जैसे मान लेते हैं कि बड़ी वाली रेखा का समीकरण आपका जो है a1 x प्लस b1 y अब प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी जो छोटी रेखा है उसका जो समीकरण है वो है a2x प्लस b2y अब प्लस c2। मान लीजिए कि हमारे समीकरण दिए गए हैं। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं, इन रेखाओं को क्या बोलते हैं? संपाती रेखा। समझ में आ रही बात? देखिए पहला जो बिंदु है वो किस रेखाओं के? तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के। दूसरा किसके है? समांतर रेखाओं के। तीसरा क्या है? हमारी संपाती रेखाएं। समझ में आ रही बात? तो जब दो रेखाओं के अगर इस प्रकार से अगर हल निकलते हैं तो उन रेखाओं में क्या संबंध निकलता है? तो जो संपाती रेखाएं होती हैं उनमें अनेक हल निकल सकते हैं। क्या निकल सकते हैं? अनेक हल। याद रखिएगा कि जो दूसरी रेखाएं हैं ये रेखाएं कैसी हैं? दो रेखाएं ये संपाती हैं। कैसी हैं? संपाती हैं। जब दो रेखाएं संपाती होती हैं तो उनके कितने हल निकल सकते हैं? अनेक हल ज्ञात हो सकते हैं, ज्ञात होंगे। ठीक है। तो ये हमें हो गए रेखाओं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, कि कैसे रेखाएं होती हैं, कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, कौन सी रेखाएं समांतर होती हैं और कौन सी रेखाएं संपाती होती हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतनी इक्वेशंस आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए एक लिखित इक्वेशंस आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे होगा। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए, अब एक लिखित सवाल हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इक्वेशंस बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ टॉपिक्स आपको हम देंगे, जैसे कि एज रिलेशन से सवाल कैसे लगाए जाएंगे। उसके अलावा आपको आयत वर्ग से भी संबंधित सवाल आपको बताए जाएंगे। ठीक है, लिखित सवाल आपको बहुत सारे कराए जाएंगे, लेकिन पॉइंट्स जो दिए गए पहले उसको ध्यान समझिए। जैसे कि क्वेश्चंस में लिख कर आपको दिखाता हूँ कि कैसे ज्ञात करना है उसको। जैसे कह देंगे कि यदि, ध्यान दीजिए, रैखिक समीकरण उसमें बनाना होगा आपको। यदि 1 किलो सेब तथा 3 किलो संतरे का दाम मान लीजिए कि 120 रुपये है। कितने हैं? 120 रुपये। तथा 3 किलो सेब तथा 2 किलो संतरे, 2 किलो संतरे का दाम 115 रुपये, सॉरी मान लीजिए 135 रुपये। तो रैखिक समीकरण बनाइए। क्या बनाइए? रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए। ध्यान से सवाल समझिए। लिखा क्या गया है कि 1 केजी सेब और 3 किलो संतरे का दाम कितना है? 120 रुपया। देखिए लगाने का तरीका बिल्कुल इजी आपको हम समझाएंगे, एकदम आसान कैसे इसको हम बनाएंगे रैखिक समीकरण। देखिए
पहला जो कंडीशन दिया गया है पहले उसको लिखिए कि आपको पहला कंडीशन दिया क्या गया है। 1 kg सेब दिया है ना, तो लिख लीजिएगा कि 1 kg सेब। 1 मिनट रुक जाइए, क्या लिखा गया है? 1 kg सेब। अब अगर 1 kg सेब देखें अब प्लस कितना किलो संतरा है, 3 किलो, तो लिख लीजिएगा कि 3 kg संतरा। और इनको जब जोड़ा गया ना तो टोटल कितना रुपया मिला, तो 120 रुपया। देखिए अब ये रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब रैखिक समीकरण बनेगा तो उसमें कितनी चर राशियां होंगी, 2, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। और दूसरा क्या लिखा गया है कि 3 किलो सेब और 2 किलो संतरा, तो तीसरा लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिएगा कि 3 kg सेब और 2 kg संतरा। जब इतना था तो उसका मूल्य कितना निकला था, 135 रुपया निकला था। अब इसे हमें रैखिक समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? रैखिक समीकरण बनाना है। तो रैखिक समीकरण अगर बनाना है हमें, तो सबसे पहला काम इस पे क्या करना पड़ेगा कि देखेंगे कि हमें 1 किलो सेब और 3 किलो संतरा, जैसे मान लीजिएगा कि हम आपको समझाएंगे सर, जैसे मान लीजिए कि आप दुकान करने गए, बाजार करने गए मान लीजिए, और आपके घर वाले बोले कि आपको 1 किलो सेब और 3 किलो संतरा लेकर आना है। 1 किलो सेब और 3 किलो क्या करना है, संतरा लेकर आना है, यानी टोटल 4 किलो लेकर आना है फल आपको। और आप गए दुकानदार के पास, दुकानदार ने कहा कि 1 किलो सेब का दाम जो है 20 रुपया है। 1 किलो सेब का दाम कितना है, 20 रुपया है। और 1 किलो संतरे का दाम मान लीजिए कि 25 रुपया है। कितने हैं, 25 रुपया। तो 3 किलो संतरे का दाम कितना निकलेगा, 25 तिहाई 75, और 1 किलो सेब का दाम 20, 75 20 कितना, 95। यानी आपने 3 किलो संतरे और 1 किलो सेब का दाम कितना दिया, 95 रुपया। क्यों, कैसे दिया? क्योंकि आपको जब 1 सेब और 1 संतरे, 1 किलो सेब और 1 किलो संतरे का दाम ज्ञात था, आपने उसका गुणा किया और आपने ज्ञात कर लिया। उसी प्रकार से अगर देखें यहाँ पर तो क्या लिखा है कि 1 किलो सेब, क्या लिखा है, 1 किलो सेब। तो 1 किलो सेब और 3 किलो संतरे का दाम कितना है, 120 रुपया। यानी हमें ज्ञात करना होगा कि 1 किलो सेब कितने का था और 1 किलो संतरा कितने का था। तो हम कह देंगे कि 1 किलो सेब मान लेंगे 100 रुपये का, और 1 किलो संतरा मान लेंगे कितने रुपए का, y रुपये का, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, एक सेब है और एक क्या है, संतरा। देखिएगा जब भी इक्वेशन बनाइए, अगर दो अलग अलग वस्तुएं हैं तो उनके मूल्य भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे एक कलम और एक हम पेंसिल कर दें, तो एक कलम का दाम अगर आप 100 रुपया मानेंगे तो एक पेन का दाम आप क्या मानेंगे, y रुपया। समझ में आ रही बात? तो जब भी दो वस्तुओं के मूल्य अगर अलग अलग दिए जाएंगे तो उनके निर्धारण भी हम अलग अलग प्रकार से करेंगे। तो यहाँ से मानेंगे कि माना, ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट हम लिख लेते हैं कि माना, देखिए इसलिए कि माना 1 kg सेब का दाम, 1 kg सेब का दाम या सेब का मूल्य केवल 1 किलो का माना जा रहा है, कितना रुपया, 100 रुपये, तथा 1 kg संतरे का मूल्य कितना मान लेंगे, y रुपये। क्या है, y रुपये। अब समीकरण को बनाना है, एकदम आसान है, इसी को हम आगे रिप्लेस करके दिखा देते हैं आपको कैसे बनेगा। 1 किलो सेब का दाम कितना है, 100 रुपया, तो 1 का x में गुणा करेंगे, यानी 1 इंटू 1 किलो सेब का दाम x, अब प्लस 3 गुणे 1 किलो संतरे का दाम y, ये बराबर 120। यानी समीकरण क्या मिला, x प्लस 3y बराबर 120 रुपया। समीकरण 1 पहला रैखिक समीकरण मिला कि नहीं मुन्ना। अब उसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो 3 किलो सेब है, यानी 3 गुणे 1 किलो सेब का दाम x, अब प्लस 2 किलो संतरा है तो 2 गुणे 1 संतरे का दाम y, और ये बराबर कितना हो गया, 135 रुपये। यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 2y बराबर कितना हो गया, 135। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। अब देखिए हमें दो समीकरण रैखिक बनाने थे, और हमने दो रैखिक युग्म का समीकरण बना लिया कि नहीं बना लिया मुन्ना, बिल्कुल बना लिया। अब अगर कहेगा कि इसके हल ज्ञात करिए कि 1 किलो सेब का दाम कितना था और 1 किलो संतरे का दाम कितना था, तो हल देखिए हम करके आपको दिखा देते हैं। पहले इन दोनों में से किसी एक की राशि को आपको बराबर करनी पड़ेगी, या तो x के या फिर y के। तो देखिए x का अगर देखेंगे तो ये पहला समीकरण क्या दिख रहा है, x प्लस 3y ये बराबर 120, और दूसरा समीकरण क्या दिख रहा है कि 3x प्लस 2y बराबर 135। भाई एक समीकरण आपका ये दिख रहा है और ये एक समीकरण आपको ये दिख रहा है।
ठीक है। अब यहाँ से देखें समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर क्या माना गया है 2। यहाँ पर देखिए x का गुणांक 1 है, कितना है 1, और y का गुणांक 3, तो इसमें हम क्या करते हैं 3 का गुणा कर लेंगे। तो 3 एकम में 3, ध्यान दीजिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, तो 3 एकम में कितना निकल जाएगा 3x, और 3 तिली के 9y, और यहाँ बराबर 12 तिहाई 36, तो 360, और ये समीकरण हो गया 3x प्लस 2y बराबर 135। घटाएंगे तो माइनस ए भी माइनस ए भी माइनस है, दोनों आपस में क्या होंगे कट जाएंगे। 9 में से 2 गया तो 7y, और ये बराबर हो गया 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, और 3 में से 1 गया 2, 225, यानी y का मान 225 बटे में 7। तो भाग देंगे तो 7 तिरिके 21, 15 हुआ, 7 दूनी के 14, 10 हो गया तो 7 एकम में 7, फिर कितना 30, तो 7 चौको 28, लगभग 32 रुपया 14 पैसा। कितना आया 32 रुपया 14 पैसा। ये किसका मान निकला y का, और y किसका मूल्य है आपका संतरे का, यानी 1 किलो संतरा कितने रुपए का मिल रहा था, लगभग 32 रुपये 14 पैसे का। जब एक संतरे का दाम निकल गया है तो किसका ज्ञात कर लेंगे, एक सेब का। तो सेब का दाम कैसे निकालेंगे, तो जो y का मान निकला है 32.14 या y का मान 225 बटे 7, ये ले जाकर किसी एक समीकरण में रख लेंगे। तो समीकरण 1 से ध्यान दीजिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 3y बराबर 120। तो ये हो गया x प्लस 3 गुणे y का मान कितना है 225 बटे में 7, ये बराबर हो गया 120। यानी x बराबर देखिए ये 120 है, ये प्लस जाएगा तो माइनस, देखिए 3 5 15 को 5 हासिल, 1 3 दूनी 6 1 हासिल 7, और 3 दूनी के 6, इस पूरे के बटे में कितना हो गया 7, गुणा करेंगे तो 12 12 7 84, 840 माइनस 675 अब बटे में 7, ये हो गया x। यानी कि अगर x का मान अगर आप ध्यान से देखें तो 840 में 10 में से 5 गया 5, 13 में से 7 गया 6, और यहाँ हो गया आपका 7 में से 6 गया 1, 165 बटे में 7। अब अगर 7 से अगर आप भाग देंगे तो देखिए 7 दूनी के कितना होगा 14, और 7 दूनी के 14 और हो गया 25, तो 7 तरीके 21, कितना बचा आपका 4 40 हो गया, तो 40 को 7 पचे 35, यानी फिर 5 तो 7 पचे 35, लगभग 23.5 रुपये, यानी 23 रुपये 55 पैसे। ये किसका मूल्य निकल गया है, तो सेब का। तो सेब 1 किलो कितने रुपए का 23 रुपये का, और संतरा 1 किलो कितने रुपए का 32.14 रुपये का। समझ में आई बात। तो ये निकल गए। आपको देखिए ये हल करके नहीं बताने थे, आपको क्यों रैखिक समीकरण बताना था। रैखिक समीकरण आपको मैंने ज्ञात करके दिखा दिया, आपको बस इतना लिखा करके छोड़ देना। जब पूछेगा कि एक सेब और एक संतरे का दाम बताइए, तो ऐसे आपको समीकरण को सॉल्व करना होगा। समझ में आ रही बात। तो ये हो गई लिखित सवाल को रैखिक समीकरण में निरूपित करना। कुछ सवाल आपके अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, तो जो स्क्रीन पे सवाल आपको अभी दिखाई दे रहे होंगे उन सवालों को आप हल करके कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि रैखिक समीकरण आपका बन पाया कि नहीं पाया। फिर अगले समीकरण में अगले वीडियो में आपको हम फिर अगले समीकरण को बता देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अच्छे से स्टडी कीजिए।